कीबोर्ड इंटरफ़ेस के लिए हमने देखा है कि शुरुआत में हमें यह जांचना होगा कि सभी कीय रिलीज़ की गई है या नहीं, और यह कोड के पहले भाग द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में जहां मैं वह चीज कर रहा हूं, तो हम जांच कर रहे हैं कि सभी कीय रिलीज़ की गई है या नहीं। तो एक बार हमने देखा है कि सभी कीय रिलीज़ की गई है, तो यह JNE विफल हो गया है, तो आप अगले बिंदु पर आए हैं। अब मुझे किसी एक रो को 0 बनाना है और जांचना है कि क्या उस पंक्ति में कोई कीय रखी गई है। तो हम पोर्ट P1 पर पैटर्न EFH लगाकर ऐसा करते हैं। इसलिए EFH का अर्थ है कि ये सभी बिट्स 1 हैं, तो वे F हैं, और यह भी, तो ये बिट्स सभी 1 हैं, और यह बिट 0 है, यह बिट 0 है। तो यदि इस रो पर कोई कीय दबाया गया है, तो उसी के अनुसार यहाँ बिट 0 हो जाएगा। इसलिए इसे आउटपुट करने के बाद हम इसे प्राप्त कर रहे हैं, और फिर हम बिट P 10 की जांच कर रहे हैं। तो हम इस विशेष बिट को जांच रहे हैं। तो यदि यह कीय, यदि P 10 है, तो यह बिट 0 दिखाई देता है। अब इस आउटपुट को करने के बाद, तो यह लगाई गई कीय बिट 0 है, इसलिए हम इस DB 0 पर जाते हैं। तो DB 0 यहाँ है। तो अब हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह एक त्रुटि थी या नहीं। तो इस बिंदु पर यह जांच की जाती है। तो हम 10 मिलीसेकंड की डिले को कॉल करते हैं। हम 10 मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करते हैं, और 10 मिलीसेकंड के बाद हम फिर से जांचते हैं इस बिट 10 को। तो अगर इस समय तक बिट 1 हो जाता है, इसका मतलब है यह एक नॉइज़ है। तो यह एक फ्लिकर थी, इसीलिए यह वैध नहीं है। तो उस स्थिति में हम वापस स्कैन 1 पर जा रहे हैं। तो स्कैन 1 यहाँ है, तो यह बिंदु है। तो फिर से इस बिंदु पर वापस जा रहे हैं, और फिर से हम जांच करेंगे कि यह बिट दबाया गया है या नहीं। इस तरह से यह पिछले बिंदु पर वापस जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि बिट को रखा गया है, यदि कीय रखी गई है, तो हम मान 0 A रजिस्टर में स्थानांतरित कर रहे हैं। और फिर LJMP गेट कोड, तो LJMP गेट कोड यहाँ हमें इसकी ASCII की कोड प्राप्त होगी। तो इस कीय टेबल में इस तरह परिभाषित किया गया है व्यक्तिगत बाइट्स में। तो कीय टेबल एक मेमोरी लोकेशन है, जहां से मैं DB मान 0 से F को स्टोर करूंगा। इसलिए उन कीय मानों को संग्रहीत किया जाता है, और इस A रजिस्टर मूल्य को इस टेबल इंडेक्स के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो उस DPTR रजिस्टर से क्या किया जाता है, हम कीय टेबल के मूल्य को लोड करते हैं। फिर MOVC A DPTR। तो यदि 0 कीय रखी गई है, तो यह इस कीय टेबल के पहले स्थान पर आ जाएगी, तो आपको कैरेक्टर 0 मिलेगा। दूसरे छोर पर यदि 1 कीय रखी गई थी, इसलिए यदि हम सभी वापस जाते हैं, यदि यह कीय नहीं रखी जाती है, तो हम अगली कीय की जांच कर रहे हैं, स्कैन 1। इसलिए हम जांच कर रहे हैं कि क्या अगली कीय रखी गई है। तो 1 रखा गया है, या यदि 1 दबाया जाता है, तो यह ऐसा होगा। हमें यह कहना होगा कि हमें 1 का कोड एक्यूमुलेटर में डालना है। तो यह यहाँ किया गया है DB 1 में। आप देखते हैं कि हम 10 मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करते हैं, फिर 1.1 का मान पढ़ें। तो अगर 1.1 0 है, तो यदि यह 0 है, इसका मतलब है कि कीय 1 को दबाया गया है। यदि यह बिट 1 है, जिसका अर्थ है कि कीय दबाया नहीं गया है, इसीलिए यह नॉइज़ था। इसलिए हम स्कैन 2 पर जाते हैं। स्कैन 2 वास्तव में हमें अगले बिंदु पर ले जा रहा है। तो स्कैन 2 यहाँ है, हमें अगले कॉलम के लिए जांच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यह रूटीन चलती है, ठीक है। तो अब हमें यह A रजिस्टर मिल गया है, इसमें उस कीय का मूल्य होगा जिसे रखा गया है। ये सब हो जाने के बाद हमें फिर से इस बिंदु पर वापस जाना होगा, तो जहां DFH आउटपुट किया जाएगा। हमने पहले EFH आउटपुट किया था, जहां इस E1 बिट में यह बिट 0 था, और बाकी बिट्स 1 थे। अब मैं DF डाल रहा हूं, तो यह बिट 0 होगा। ये सभी 1 हैं। अब यह 1.5 इस विशेष रो को मैं जांच कर रहा हूं, और फिर से वही चीज, फिर से वही कोड दोहराएगा, लेकिन संख्या अलग होगी। अब यदि आप पाते हैं कि DB 0, जब आप यह 1.0 चेक कर रहे हैं, जब आप इस पिन की जांच कर रहे हैं, यदि यह बिट 0 है, तो इस कीय को दबाया गया है, इस कीय को रखा गया है, तो हम DB 4 रूटीन पर जा सकते हैं।
तो फिर हम उस DB4 पर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ऐसी ही DB4 रूटीन होगी जो कि संक्षिप्तता के लिए यहाँ नहीं दिखाई गई है। अब इस की टेबल में हम सभी की मानों को संग्रहीत कर रहे हैं। तो यह की टेबल आप देखते हैं कि यह की टेबल ऐसा कुछ है। यह मेमोरी का एक हिस्सा है जहां मैंने सभी की मान संग्रहीत किए हैं। तो इस की टेबल के पहले स्थान पर हमें 0 कैरेक्टर का हेक्स की कोड मिल गया है, फिर कैरेक्टर 1 का हेक्स की कोड, फिर कैरेक्टर 2 का हेक्स की कोड, और फिर अंत में हमें F से ऊपर तक का हेक्स की कोड मिल गया है। तो हम कैरेक्टर F तक संग्रहीत करेंगे और फिर यह की टेबल है, इसका कुछ पता होगा। मान लें कि ये पता 2000 कहें, इसलिए 2000 से ये मूल्य संग्रहीत है। इसलिए जब पहले हम इस गेट कोड रूटीन में हैं तो हम पहली बार इस की टैब को DPTR में ला रहे हैं। तो DPTR 2000 के बराबर हो जाता है और फिर हम DPTR को 1 के मान के साथ जोड़ रहे हैं। और यदि आप रूटीन के इस हिस्से को देखें तो आप समझ सकते हैं कि A रजिस्टर में हम उसकी इंडेक्स को पकड़े हुए हैं जिस की को रखा गया है। तो वे इस रजिस्टर A में है जिसे हमने DPTR से जोड़ा है। इसलिए यदि आपने की संख्या 4 को दबाया है तो A 4 के बराबर है। तो DPTR प्लस A हमें 2000 प्लस 4 पर ले जाएगा। यह 2004 के स्थान पर आएगा और 2004 में मेरे पास वहां कैरेक्टर 4 होगा। तो कैरेक्टर 4 को वहां संग्रहीत किया जाएगा। तो अंततः एक कैरेक्टर 4 मिलेगा। यह फिर से जंप करेगा, हमें यहाँ कैरेक्टर 4 मिला है। तो हम उस कैरेक्टर के साथ कुछ प्रसंस्करण कर सकते हैं जो यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन जहाँ तक कीबोर्ड की रूटीन का संबंध है तो यह वापस जाएगा और यह फिर से जांच करेगा कि सभी की रिलीज की गई है या नहीं। तो यह ऐसा करेगा। तो जैसा यहाँ यह इस RELS पर वापस जंप कर रहा है, RELS यहाँ है, इसलिए यह इस बिंदु पर वापस जा रहा है। यह हमने यह देखने के लिए कि सभी की रिलीज की गई है या नहीं। तो इस तरह हम बहुत आसानी से किसी भी माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर आधारित प्रणाली के साथ यहाँ एक कीबोर्ड हेक्साडेसिमल कीबोर्ड इंटरफेस कर सकते हैं। अगला हम आउटपुट डिवाइसेस में देखते हैं। तो हमें कीबोर्ड को इनपुट डिवाइसेस के रूप में देखा है। तो अगला हम आउटपुट डिवाइसेस को देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के रूप में हम कुछ LED कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे आम आउटपुट डिवाइस है तो यह एक प्रकार का कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमें करंट लिमिटिंग रेसिस्टर को यहाँ रखा है। फिर LED यहाँ है। तो LED को चमकाने के लिए आपको एक 0 डालना चाहिए, आपको इस बिंदु पर 0 प्राप्त करना चाहिए। तो यदि हम एक 0 यहाँ डालते हैं तो यहाँ एक करंट बहने का मार्ग है और LED चमक जाएगी। तो यह एक प्रकार का कनेक्शन है। दूसरा प्रकार का कनेक्शन इस तरह का है जहां यह लिमिटिंग रेसिस्टर गायब है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह खतरनाक है क्योंकि इस लाइन के माध्यम से अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित होगा। अब यह बिट 0 होता है तो पोर्ट बिट 0 होता है। तो यह आपको करंट प्रवाह के उच्च मूल्यों का एक उच्च श्रेणी मिलेगा। तो LED जल सकती है और पोर्ट पिन भी माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर का पोर्ट भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो यह कभी भी अनुशंसित नहीं है। और तीसरा कनेक्शन जहां मुझे यह पोर्ट पिन 1 का मान दे रहा है और जो वास्तव में इस LED को ऑन कर रहा है। तो यह कनेक्शन यह है, यह ठीक हो सकता है, लेकिन यह पोर्ट पिन वे आमतौर पर बहुत कम करंट ड्राइव करते हैं। तो उनके पास उच्च करंट नहीं है, तो LED में बहुत चमक नहीं होगी। तो हमें 3 अलग अलग केस मिले हैं। केस 1 में LED चालू है अगर आउटपुट 0 है। अधिकांश LED वे 1.7 वोल्ट ड्रॉप करेंगे। तो आप एक LED चमकाने के लिए इतना पता लगा सकते हैं कि आपको करंट लगभग 10 मिली एम्पीयर की आवश्यकता है। तो आप 5 ऋण 1.7 को 470 से विभाजित करने पर यह लगभग 10 मिली एम्पीयर करंट है जो आपको यहाँ मिलेगा यदि आप इस बिंदु पर 470 ओम रेसिस्टर डालते हैं। तो केस 2 उचित मामला नहीं है। केस 3 में सामान्य रूप से 1 मिली एम्पीयर करंट इससे अधिक इस पोर्ट पिंस में नहीं मिलता है, इसलिए वे उच्च लोड ड्राइव नहीं करते हैं, इसलिए करंट मूल्य इतने अधिक नहीं है। तो LED मंद हो जाएंगे, इसीलिए दृश्यता एक समस्या हो सकती है। इसीलिए इस प्रकार पहला कनेक्शन बेहतर है। अगला डिस्प्ले जो हमारे पास होगा वह 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा।
तो यह भी बहुत आम है, लेकिन जैसे डिजिटल घड़ियां और वह सभी। और अब हमें एलसीडी डिस्प्ले मिल गए हैं, लेकिन एलईडी डिस्प्ले कम खर्चीली है। और इस तरह हमें 7 एलईडी मिल गए हैं जो 8 नंबर बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो यह संरचना है। तो हम इस एलईडी ए बी सी डी ई एफ जी और कभी कभी हमें एक और एलईडी मिल गया है। तो इसे 7 सेगमेंट के बजाय 8 सेगमेंट कहा जाएगा, जहां हमें एक और एलईडी यहां मिला है। इस बिंदु पर एक और एलईडी है। तो जो डॉट है, आपको यहां एक डॉट मिल गया है, इसीलिए इसे अक्सर बिट H कहा जाता है, लेकिन वह अधिक विविधता वाले अंकों और अक्षरों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टर को विस्थापित करके प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं किया जाता है। तो हमें क्या कर सकते हैं? तो यदि हम कुछ पैटर्न प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हम संबंधित शीर्ष भागों को चालू कर सकते हैं। तदनुसार हम एक अंक या कैरेक्टर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 2 प्रकार होते हैं, एक को कॉमन एनोड कहा जाता है और दूसरे को कॉमन कैथोड कहा जाता है। तो इस कॉमन एनोड का मतलब है कि सभी 7 एलईडी के एनोड एक साथ बंधे हुए हैं और वे एक ही लाइन द्वारा संचालित हैं, और फिर ये सभी कैथोड। तो यदि आप किसी विशेष सेगमेंट पर चमक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहां एक उच्च मूल्य देना होगा और आपको संबंधित एलईडी के डायोड को ग्राउंड करना होगा। तो उदाहरण के लिए, यदि आप इस एलईडी को केवल चमकाना चाहते हैं, तो आपको इस बिंदु पर 1 देना होगा और आपको यहां 0 देना होगा, जबकि इस तरफ के शेष पंक्तियों के लिए आप 1 डाल देंगे, तो वहां की एलईडी नहीं चमकेगी। दूसरी तरफ यह कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां इस तरफ कैथोड भाग कॉमन है, इसीलिए इसे कुछ ग्राउंड लाइन से जोड़ा जा सकता है, और जहां भी आप एलईडी चालू करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से 1 लगाना होगा, तो वह प्रकाश होगा। तो ये 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। कॉमन एनोड के मामले में कैथोड लाइन्स आउटपुट से जुड़े होते हैं और कॉमन कैथोड एनोड लाइन्स आउटपुट से जुड़ा होता है। तो यहाँ भी कॉमन कैथोड भी आउटपुट से यहाँ जुड़ा है, कॉन्टैक्ट कैथोड आउटपुट से जुड़ा होगा, और यहाँ कॉन्टैक्ट एनोड आउटपुट से यहाँ जुड़ा है। तो यह कॉन्टैक्ट एनोड जुड़ा होगा और इस मामले में कॉन्टैक्ट कैथोड जुड़ा होगा। तो यह विविधता इंटरफेसिंग उद्देश्य के लिए बेहतर है। यह कॉमन एनोड विविधता बेहतर है, क्योंकि यहाँ आप 1 डाल सकते हैं और यहाँ आप एक मूल्य 0 डाल सकते हैं, जबकि इस मामले में आपको ऐसा करने के लिए कई रेसिस्टर डालना होगा। तो इंटरफेसिंग उद्देश्य से यह बेहतर होगा। तो करंट को नियंत्रित करने के लिए एक रेसिस्टर की आवश्यकता होगी। तो यह कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस रेसिस्टर को कनेक्ट करें, एक एकल रेसिस्टर पर्याप्त होगा और वे सभी 7 सेगमेंट को करंट दे देंगे। यह 8051 पोर्ट में मैं इसी बिट को 0 पर रखूंगा ताकि संबंधित एलईडी चमकेगी। दूसरी तरफ कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि आपूर्ति वोल्ट दें, और अब व्यक्तिगत एलईडी उनके पास अपने स्वयं के रेसिस्टर हैं। तो इस मामले में करंट जो आएगा, जो करंट वहां होगा, वह इस रेसिस्टर द्वारा सीमित होगा और उस करंट को एलईडी जो कि ऑन है पर विभाजित किया जाएगा। तो चालू होने वाले सभी बिट्स के बीच करंट विभाजित हो जाएगा। इसीलिए इसके परिणामस्वरूप सभी एलईडी बहुत चमक नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट विभाजित हो रहा है। इसीलिए ब्राइटनेस की समस्या हो सकती है। जब यदि केवल एक एलईडी ऑन है और दूसरी बंद है, तब उस एलईडी के साथ बहुत चमक होगी। जबकि अगर कहें कि सभी एलईडी चालू हैं, तो उनमें से सभी चमक रहे होंगे, लेकिन आउटपुट मंद हो सकता है। दूसरी ओर इस मामले में हमें वह समस्या नहीं है, क्योंकि इन एलईडी करंट को अलग से नियंत्रित किया जाता है। हमें अलग से रेसिस्टर मिले हैं, तो करंट को भी अलग से नियंत्रित किया जाता है। तो चमक इन कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में बेहतर होगी। तो इसीलिए हमने कहा है कि एलईडी को जोड़ने के लिए कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन बेहतर है। तो हम इस चीज को कैसे करते हैं? हम यह कनेक्शन एक डिप स्विच और एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को एलईडी से इंटरफेस या 8051 के साथ कैसे करते हैं? हो सकता है कि पोर्ट 3 के साथ 4 डिप स्विच जुड़े हों और इसके साथ 3.0 में हमें यह सक्रिय पुल अप रेसिस्टर मिला है। तो इस तरह से पुल अप रेसिस्टर है। तो यदि आप इसे खुला रखते हैं, तो पोर्ट बिट स्वचालित रूप से 1 होता है। इसीलिए हम उस फिलॉसफी का उपयोग कर सकते हैं, और यदि हम 0 लगाना चाहते हैं, तो
तो मुझे स्विच को बंद करना होगा, परिणाम स्वरूप बिट 0 बन जाएगा यह विशेष डिस्प्ले। तो यह एक बिंदु, तो यह P 10 से P 17 ये बिट्स वे इस 74240 को ड्राइव कर सकते हैं। तो वह चिप, तो यह इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए एक ड्राइवर है। आप तदनुसार मूल्य को यहां रख सकते हैं। यह संबंधित सेगमेंट इस A B C D E F को चमकाएगा। तो यह वास्तव में आउटपुट है A B C D E F G और यह डॉट बिंदु DP। तो इस ड्राइवर का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो हम इस तरह से एक लुकअप टेबल रख सकते हैं। अगर आप उस अंक 0 को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो जिन सेगमेंट में चमक होनी चाहिए वे हैं B C D E और F। तो यह A B C D ये G पर होगा और H G और P वे बंद होंगे। तदनुसार हेक्स कोड 3F है। इसी तरह अगर यह 1 है तो केवल सेगमेंट F और E वे सब ऑन होंगे, बाकी सब 0 हैं। तो तदनुसार कोड 30 या 30 है। तो इस तरह आप उन सभी कैरेक्टर के लिए हेक्साडेसिमल कोड का पता लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने सिस्टम पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रोग्राम अब बहुत सरल है। तो पोर्ट P3 में से हमें A रजिस्टर में मूल्य मिलता है और फिर हम 0FH के साथ A रजिस्टर का AND लॉजिकल करते हैं। तो इस तरह हम पोर्ट 3 से सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इन 4 पोर्ट बिट्स को A रजिस्टर में प्राप्त कर सकते हैं और फिर क्योंकि यह 0 1 2 3 केवल वहां है, इसलिए हमें उच्चतर ऑर्डर बिट्स को मास्क करना होगा। तो यह यहाँ किया जाता है। ये 0FH ऐसा करने से यह उच्च क्रम बिट्स मास्क हो जाएगा। और तो यह MOV DPTR 7S टेबल, तो 7S टेबल में 7 सेगमेंट चीजें होंगी जैसे ये सभी संख्याएं 3F 3 0 5 B। तो जो भी पैटर्न वहां हैं वे इस 7S टेबल के बाद से संग्रहित हैं। तो उस मूल्य को मूव कर दिया जाएगा DPTR में, ये उस की का मूल्य प्राप्त करेगा जिसे रखा गया है। तो 0 1 2 3 की वहां हो जाएगा। तो इसे इस DPTR में जोड़ा जाएगा और यहाँ हमें यह संख्या मिली है जिसे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जिसे पोर्ट P3 एक एकल अंक के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए। तो आप केवल उसी तरफ से F में 0 दर्ज कर सकते हैं। तो संख्या को पोर्ट P3 पर एक बाइनरी डेसिमल कोडेड अंक के रूप में दर्ज किया जाएगा और फिर 7S टेबल से संबंधित कोड मिलता है और इसे पोर्ट P1 पर मूव किया जाएगा और पोर्ट P1 पर इसके अनुरूप डिस्प्ले मिलता है। तो इस तरह से आप इस 8051 चिप के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकते हैं। अगले हम एक और बहुत अच्छी तरह से ज्ञात इंटरफेस चिप को देखते हैं जिसे प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस या PPI चिप के रूप में जाना जाता है, तो जो कि 8255 है। इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि आपके 8051 यदि आप ध्यान से देखें तो 8051 को 4 पोर्ट्स P0 P1 P2 P3 मिला है, जिसमें से केवल पोर्ट P1 पूरी तरह से मुक्त है। P0 और P2 उनका उपयोग बाहरी मेमोरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यह एड्रेस और डेटाबेस लाइन पोर्ट P3 के लिए है। तो यह कई अन्य फंक्शन के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो यह कठिनाई पैदा करता है यदि आप अपने अनुप्रयोग में ऐसा करते हैं। यदि आपको बाहरी मेमोरी और कुछ पेरीफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचा है क्योंकि हमारे पास उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त पोर्ट नहीं बचा है। इसीलिए यदि आप सिस्टम के साथ एक 8255 चिप कनेक्ट करते हैं तो यह आपको कई पोर्ट उपलब्ध कराता है और वे सभी बहुत आसानी से प्रोग्राम करने योग्य होते हैं। और अगर आप 8085 जैसे अन्य प्रोसेसर को देखते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सीधे कोई IO पोर्ट नहीं है, तो आप निश्चित रूप से डेटा बस लाइनों से सीधे मूल्य को पढ़ने के लिए इन आउट के निर्देशों में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस मामले में डेटा बस लाइनें हैंग कर रही हैं। तो यह एक और समस्या है कि हमें कुछ करना होगा ताकि हम कुछ बफर इनपुट आउटपुट प्राप्त कर सकें। तो 8255 उस प्रकार के संचालन को सुनिश्चित करेगा। तो यह 8255 का पिन आरेख है। तो यह एक 40 पिन ड्यूअल इनलाइन चिप है। तो आप देखते हैं कि क्या आप इस प्रयोगशाला बिट्स में देखते हैं कि हमारे पास पिन है जो हमें पोर्ट
में मिल गए हैं। हमें पोर्ट A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 मिले हैं। तो पोर्ट A एक 8 बिट पोर्ट है। फिर हमें एक और पोर्ट B PB0 से PB7, फिर पोर्ट C PC0 से PC 0 1 2 3 4 5 6 7 वह मिले हैं। और फिर ये 3 पोर्ट्स हैं जो हमारे पास 8255 में हैं। और 8255 में वैल्यू पाने के लिए लाइन्स D0 से D7 तक हैं जो कि प्रोसेसर के डेटा बस से कनेक्ट किए जा सकते हैं। चिप चुनने के लिए आपको इस CS बार पिन को लो करना होगा। तो आपके पास कुछ उचित डिकोडिंग लॉजिक हो सकते हैं जिसके द्वारा CS बार पिन सक्रिय हो जाएगा। तो आपको यह 8255 उसके द्वारा चयनित किया जाएगा और यह कुछ आंतरिक रजिस्टर और यह पोर्ट है। तो आंतरिक रजिस्टर और पोर्ट को चुनने के लिए आप इस A0 और A1 बिट्स का चयन कर सकते हैं। तो वे आमतौर पर CPU एड्रेस बार के एक बिट और A0 से जुड़े होते हैं और वहां से हमें वह मूल्य मिलता है जिससे हम इन व्यक्तिगत रजिस्टरों को नियंत्रित करते हैं। और फिर यह रीड बार राइट बार लाइनें पोर्ट के रीड या राइट ऑपरेशन करने के लिए होती हैं। तो एक ब्लॉक आरेख स्तर पर आप कह सकते हैं कि 8255 में 3 8 बिट पोर्ट A B और C मिला है। उन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है या इसे गतिशील रूप में से बदला जा सकता है। यह संरचना हो सकता है। तो आप बस 8255 के कुछ कंट्रोल वर्ड सेटिंग को बदल सकते हैं जिसके द्वारा ये पोर्ट अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। तो आप इसे इनपुट पोर्ट के रूप में प्रोग्राम कर सकते हैं, आप इसे आउटपुट पोर्ट के रूप में प्रोग्राम कर सकते हैं और आप इसे कुछ हद तक सीमित मामलों में द्विदिशीय पोर्ट के रूप में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इंडिविजुअल बिट सेटिंग द्वारा बिट एड्रेसेबल होने के लिए पोर्ट बिट को प्रोग्राम भी किया कर सकते हैं। उनके पास हैंडशेकिंग की क्षमता है। इसलिए यदि आप कई उपकरणों को माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर जोड़ रहे हैं तो आप अन्य उपकरणों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसफर हैंडशेकिंग के माध्यम से होगा। फिर यह किया जा सकता है। इस 8255 हैंडशेक मोड का उपयोग किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण पिन लाइनें जो हमारे पास है वह D0 से D7 राइट बार A0 A1 CS बार और रीसेट है। इसलिए हम उनकी उपयोगिता देखेंगे। तो यह पोर्ट A PA0 से PA7 है। ये पोर्ट A के लिए 8 बिट लाइनें हैं। उन्हें सभी इनपुट या आउटपुट या सभी बिट्स को द्विदिशीय इनपुट आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ऐसा है कि आप पोर्ट A के लिए बिट वाइज प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे 8 बिट को या तो इनपुट मोड में या आउटपुट मोड में या द्विदिशीय मोड में प्रोग्राम करना होगा। इस PB0 से 7 उन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन इसे द्विदिशीय पोर्ट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन पोर्ट A को द्विदिशीय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पोर्ट B को उस तरह से नहीं किया जा सकता है। और हमें पोर्ट C मिला है। तो पोर्ट C PC0 से PC7 यह एक 8 बिट पोर्ट है। तो फिर से सभी को इनपुट या आउटपुट के रूप में सेट किया जा सकता है। इसे दिशात्मक मोड में नहीं रखा जा सकता है लेकिन इस पोर्ट C को 2 पोर्ट में विभाजित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट C अपर बिट्स और पोर्ट C लोअर बिट्स CU और CL। तो अपर बिट्स PC 4 से 7 और लोअर बिट्स PC 0 से 3 है। तो प्रत्येक को इनपुट या आउटपुट उद्देश्य के लिए अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है और पोर्ट C के इन बिट्स को व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसके पास बिट एड्रेसेबल सुविधा है। इसलिए यदि आप 8085 प्रकार के माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं जहां आपके पास पोर्ट्स के बिट्स एड्रेसेबिलिटी नहीं है तो आप उसके साथ एक 8255 चिप कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको इनपुट आउटपुट के लिए कुछ बिट एड्रेसेबल स्थान मिलेंगे। फिर हमें यह रीड बार और राइट बार लाइनें मिली हैं। तो ये 2 एक्टिव लो सिग्नल हैं जो 8255 पर इनपुट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए रीड बार और राइट बार वे 8031 8051 से आ सकते हैं और वे उन इनपुट से जुड़े हो सकते हैं। फिर हमारे पास D0 से D7 है। तो D0 से D7 वे वास्तव में डेटा पिन हैं जिन्हें हम माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम डेटा पैकेट को 8255 पर भेज सकते हैं या आप डेटा पैकेट को उनसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के कुछ तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं जिस तरह से आप 8255 पर
कुछ आउटपुट करना चाहते हैं, या यदि कोई विशेष पोर्ट को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है, आप उस पोर्ट पर डेटा भेजना चाहते हैं, तो इस तरह आप इस पोर्ट D0 से D7 के माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर से डेटा भेज सकते हैं, या यदि पोर्ट को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है तो आप उस इनपुट पोर्ट से कंटेंट को माइक्रोकंट्रोलर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमें यह रीसेट मिल गया है, तो रीसेट ये एक्टिव लो एक्टिव हाई सिग्नल है, तो यह रजिस्टर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए कंट्रोल रजिस्टर को साफ करें, इसलिए सभी पोर्ट इनपुट पोर्ट के रूप में इनिशियलाइज़ हो जाएंगे। तो यह डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जब आप रीसेट करते हैं 8255 चिप को, सभी पोर्ट इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो यदि आप केवल इनपुट मोड में 8255 को काम करना चाहते हैं, तो आपको कोई कंट्रोल वर्ड सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह कुछ पोर्ट बिट्स आउटपुट होना चाहिए, तो हमें उन चीजों में कुछ कंट्रोल वर्ड डालना होगा। तो इस तरह हम विभिन्न ऑपरेशन के लिए 8255 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनके द्वारा हम यह इंटरफेसिंग कर सकते हैं।